HFST 03. Question 1 is about economics. Question says list 1 and 2. Select the correct answer using the codes given below. First one is Pigovan tax. Pigovan tax basic से है. We know that Pigovan tax is about, किसके लिए है Pigovan tax? Pigovan tax is about your penalty होती है एक तरह से when you affect your environment. Second is Tobin tax and third one is ad valorem tax. Tobin tax किसके ऊपर होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज के ऊपर, जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं. एंड एड वैलोरम टैक्स इज अबाउट वैल्यू के ऊपर जो टैक्स है. तो नाउ लेट्स सी द लिस्ट 2 को देख लेते हैं एक बार. पिगोवन टैक्स इट इज नॉट आउट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू. एड वैलोरम इज ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू. सो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे टोबिन टैक्स लगता है. पिगोवन टैक्स इज ऑन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. सो आपके बिल्कुल बेसिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है. द क्वेश्चन आंसर शुड नॉट बी रॉन्ग. Here the answer becomes option D, that is none of the above. None of the above is correctly matched. The Pigovan tax is about negative externalities. Tobin tax is about foreign exchange transactions and ad valorem is about on basis of value. Second is extended fund facility often seen in news. बिल्कुल easy है, अभी न्यूज में भी था. Why? Because of Sri Lankan crisis. So answer is IMF, International Monetary Fund. Through extended fund facility, it helps out the countries or economies which are in BOP crisis. Third one is consider the following statement regarding perpetual bonds. देखो नाम ही बता रहा है perpetual, तो ये हमेशा तक चलते रहेंगे, इस तरह का कुछ बॉन्ड होगा. तो अगर नहीं भी पता तो नाम से हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉन्ड perpetual है, ये हमेशा के लिए रहेगा. They should not have an expiry as such. ये इनको रिडीम नहीं किया जा सकता, इस तरह से कुछ रहेगा. तो दीज बॉन्ड्स डू नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट. ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट वेरी जनरलिस्टिक है, डायरेक्टली उसके नाम के साथ रिलेट करें तो वी डोंट हैव एनी रीजन टू से नो टू इट, तो इसको करेक्ट मानते हैं. सेकेंड, इन इंडिया द इश्यूअर ऑफ दीज बॉन्ड्स हैज द ऑप्शन ऑफ कॉलिंग देम बैक. नाउ ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही है इंडिया की रिगार्डिंग, क्योंकि जिसके पास ये बॉन्ड है वो इनको रिडीम नहीं कर सकता, वो इनको वापस जाके नहीं दे सकता उस कंपनी के पास या जिसने इश्यू किया है. तो जो बॉन्ड को इश्यू करता है उसी के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो इनको वापस ले सकता है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. द इन्वेस्टर कैन लिक्विडेट द बॉन्ड्स बाय सेलिंग ऑन द स्टॉक मार्केट एक्सचेंज. सो दीज बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल और इनको किया जा सकता है स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज भी. सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3. देखो यहाँ पे जो बॉन्ड होल्डर है वो उस इशूअर के पास जाके इन बॉन्ड्स को वापस नहीं कर सकता. हाँ, पर वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाके इनको ट्रेड कर सकता है और वहां से पैसे ले सकता है. और जो नया बॉन्ड होल्डर होगा जो स्टॉक मार्केट में उसको खरीदेगा, यानी बॉन्ड होल्डर 2, देन ही विल बी गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द इशूअर ऑफ द बॉन्ड. सो द इशूअर ऑफ द बॉन्ड हैज द फाइनल अथॉरिटी टू कॉलिंग देम बैक. जो बॉन्ड होल्डर्स है वो उनको ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर. Now next is market-based economic dispatch (MBED) mechanism often seen in news is related to. अब देखो ये बोल रहा है मार्केट-बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच. मार्केट के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक डिस्पैच हो तो ये किसके रिगार्डिंग हो सकता है? पहला बोल रहा है लॉजिस्टिक्स अक्रॉस वाटरवेज. ठीक है, लॉजिस्टिक अक्रॉस वाटरवेज, बट ये कहीं ना कहीं आई एम नॉट एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ इट. मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसमें कैसे होगा. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू इनलैंड पोर्ट, ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का है. ट्रेड विद वॉर अफेक्टेड रीजन्स, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि मार्केट बेस्ड, नो इट इज नॉट. ये कहीं भी इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा. इंटर एंड इंट्रास्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैचेस. देखो एक तो वर्ड डिस्पैच के साथ डिस्पैच लिंक कर सकते हो, पहली चीज तो ये है. दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है, कहीं पे सब्सिडी है ही नहीं. और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इश्यूज आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि हम फालतू जगह इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं. तो दिस लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कैन सी विच कैन रिलेट विद मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच. तो अगर नहीं पता है तो थोड़ा अंदाजा इसी तरह से लगाना पड़ेगा, कुछ लॉजिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे. आंसर इज ऑप्शन डी है इसका आंसर.
Now, fifth question is consider the following statement. IMF's special drawing right is the largest component of India's foreign exchange. देखो, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हैं. एक तो SDR है, एक रिजर्व ट्रांशे है जो दोनों IMF के साथ होते हैं. देन वी हैव गोल्ड एंड देन वी हैव फॉरेन करेंसी एसेट्स. तो देखो, हमारा जो रिजर्व है वो बढ़ता और कम होता रहता है अकॉर्डिंग टू द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स. तो अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी रिजर्व शुड हैव द मैक्सिमम से. तो SDR सिर्फ 3% ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है. रिजर्व ट्रांशे सिर्फ 1% है और गोल्ड हमारा सिर्फ 7% है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कंपोनेंट. जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, जो डॉलर में हो गया, येन में हो गया, रेनमिनबी में हो गया, वो सबसे ज़्यादा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग. सेकेंड, RBI सेल ऑफ डॉलर टू सपोर्ट ऑफ फॉलिंग रुपीज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ये सही है. टू स्टेबलाइज द रूपी द RBI सोल्ड डॉलर्स इन द मार्केट सो दैट रूपी की वैल्यू बनी रहे. तो this is the second statement is right. Answer becomes option B, that is 2 only. Now next, with reference to drip irrigation, which of the following statements is or are correct? It overuses overhead high pressure pipes. देखो, हाई प्रेशर पाइप्स ड्रिप इरिगेशन में क्यों यूज होंगे? वो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी एक ड्रॉप बाय ड्रॉप करता है. अगर हाई प्रेशर होगा तो एक्सट्रीम आएगी पानी की. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग. आपके जो हाई प्रेशर पाइप यूज होते हैं होता है स्प्रिंकलर्स में, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर डिस्पर्सल ऑफ वाटर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग. ड्रिप इरिगेशन यूजेस लो प्रेशर पाइप्स. बोथ वाटर एंड फर्टिलाइजर कैन बी डिलीवर्ड टू द प्लांट्स थ्रू द सेम पाइप्स. ये तो ऑब्वियसली राइट है. सरफेस रन ऑफ एंड इवेपोरेशन रिड्यूसेस ड्यू टू इट्स यूज. ये भी सही है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली. Next, FAO accords the status of globally important agriculture heritage system. देखो, नाम एक बार ध्यान देना, globally important agricultural heritage यानी जो पुराने जमाने वाली हैं systems to traditional agriculture systems. जो traditional agriculture system उसको ये status मिलता है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुराने तरह के जो agriculture system हमारे हुआ करते थे, तो कुछ ना कुछ उनकी इंपॉर्टेंस होगी तभी उसको ये status दिया गया है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. The overall goal of this initiative is to provide modern technology training and modern farming methods and financial support to local communities to identified gas GIAHS so as to greatly enhance their agriculture productivity. देखो, ये हम देंगे ट्रेडिशनल मेथड्स को, जो हम ऑलरेडी एक तरह से सब्सटेंटिव फार्मिंग जो करते हैं उनके लिए तो सही हो जाएगा. अगर हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज हेरिटेज, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड हैव सम वैल्यू. फॉर एग्जांपल, या तो वो रेजिलिएंट होंगे एनवायरनमेंट से, या ऑलरेडी प्रोडक्टिव होंगे, या वो ऑर्गेनिकली होंगे, मतलब दे शुड हैव सम वैल्यू. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा. वो कहीं ना कहीं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैच करते हैं अपने उसमें, तभी तो उसको ये हेरिटेज स्टेटस हमने दिया. नेक्स्ट, to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapes, agricultural biodiversity and knowledge system to the local communities. अब ये सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो सही लग रहा है. आइडेंटिफाई करना, सेफगार्ड करना इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस, eco-friendly traditional farm practices and their associated landscape, agricultural biodiversity, knowledge system of the local communities. So this I can say this can be right. They provide GI indication, GI status to all varieties of agriculture produce. देखो, ये तो कहीं ना कहीं wrong है, इसको आप सही नहीं कहोगे. So answer becomes option B, that is to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices. Next पे आते हैं. Consider the following statement about GEF. It is multilateral environmental fund that provides grants and blended finance for projects related to biodiversity. The statement is right. Currently it is managed under World Bank. अब देखो, पहले ये वर्ल्ड बैंक में थी, पर अब ये इंडिपेंडेंट हो गई है. तो नाउ इट इज आउट ऑफ वर्ल्ड बैंक. सो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. इंडिया इज बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट ऑफ द फैसिलिटी. ऑब्वियसली नॉर्मल स्टेटमेंट है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन 1 and 3 ओनली. अब जो GEF है
वो किन 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 कन्वेंशंस में फाइनेंस करता है, तो वो करता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर, देन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, देन स्टॉकहोम कन्वेंशन में, स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके बारे में थी, इट वाज अबाउट पीओपीज, परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन पे है, देन मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी पॉइजनिंग। तो इन सब के लिए ये कन्वेंशन जीईएफ जो है वो फंडिंग और टेक्नोलॉजी वगैरह देखता है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। Which of the following is or are correct in reference to the invasive alien species? Invasive alien species के लिए कौन सा correct है? In short run, it increases the species richness. हाँ, छोटे रन में तो क्या, एक एडिशनल स्पीशीज आ गई तो उससे स्पीशीज रिचनेस तो इंक्रीज होनी ही चाहिए। इट इंक्रीजेस म्यूचुअलिज्म अमंग नेटिव एंड एलियन स्पीशीज। अब देखो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, वो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है कि आपसी सहमति से एक दूसरे का फायदा करते हुए वो जिए, पर जो इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं वो कंपटीशन में होती हैं। वो क्या करती हैं, जो वहाँ की ओरिजिनल स्पीशीज है, जो नेटिव स्पीशीज, उनको हटा देती हैं, तो वो कंपटीशन में है ना कि म्यूचुअलिज्म में। तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। आइसलैंड्स आर मोर वनरेबल टू इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। हाँ, क्योंकि आइसलैंड्स के अंदर क्या है, वो ओशन से कनेक्टेड है, तो ओशंस के थ्रू देयर कैन बी न्यू स्पीशीज दैट कैन बी कमिंग टू दोज आइसलैंड्स। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन which of the following are correct? तो first and third are correct, so answer becomes option 1 and 3. Next, consider the following statement with respect to photochemical smoke. Photochemical smoke के accordingly, it is formed by the reaction between nitrogen oxides and volatile organic compounds. The statement is right. आपकी basic NCERT books में चीज दी हुई है, even शंकर IS में भी दिया हुआ है, तो ये तो गलत नहीं होनी चाहिए। The ideal condition for its formation is long and cold nights. देखो अब इसने बोला लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट, और नाइट की बात कर रहा है, और कहाँ नाम बोल रहा है फोटोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल का मतलब तो सिंपल ये कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही होगी वो सनलाइट में हो रही होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। ओजोन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, वैसे होता है, इट इज राइट, ओजोन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, O3 बनता है, इसे बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, वो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर ही बनता है। अब आंसर देख लेते हैं, 2 तो हट जाएगा, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ दोबारा से जीईएफ के ऊपर आ गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के ऊपर। नाउ सी, मैं देखो जब कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं इसमें पहले हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली देख रहा हूं, फिर मैं जा रहा हूं आंसर के ऊपर। तो अब इसमें देख लेते हैं। वैसे मैं इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, यहाँ पे आपको बता चुका हूं कि जीईएफ फैसिलिटी किस किस के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए करता है, यूएनएफसीसीसी के लिए करता है, डिजर्टिफिकेशन के लिए करता है, मिनीमाटा के लिए करता है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। नाउ इस कोड को यूज करके बच्चे आप इसकी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, ये कोड फ्रंट पेज पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी 2 इकोसिस्टम्स है, उसका कहीं ना कहीं जो जंक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है। इट्स कंडीशंस आर इंटरमीडिएट टू द एडजस्ट इकोसिस्टम, ऑब्वियसली होगा ही, जब ये इकोसिस्टम यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये दोनों इन दोनों का मिक्सचर ही बनेगा। इट इज अ जोन ऑफ टेंशन ऑल्सो, जोन ऑफ टेंशन है क्योंकि यहाँ से कुछ कोई स्पीशीज आ सकते हैं, यहाँ से कोई स्पीशीज आ सकती है, तो कहीं ना कहीं एक जोन ऑफ टेंशन ही बन जाती है। अब इनमें से किसके बारे में बात हो रही है? पहली चीज बोल रहा है इकोलॉजिकल निश। निश क्या होता है? अपना एक खास प्लेस होना उस एरिया के अंदर, आपकी खुद की वैल्यू होना उस एरिया के अंदर, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल निश। तो ये तो नहीं होगा, ये तो स्पीशीज के साथ रिलेट करता है। देन इट इज इकोटोन, इकोटोन इज द आंसर। वैसे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से ही ये क्वेश्चन है। इकोटोन इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, with reference to wildlife action plan, consider the following statement. The latest national wildlife plan action plan for 2017-31 has been recommended by JC Kala committee. Now this was in current affairs, तो current affair का पार्ट है, तो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो। एंड थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, दिस इज द थर्ड प्लान। जो फर्स्ट प्लान आया था वो आया था
1983 से 2002 के लिए. सेकेंड प्लान वॉज फ्रॉम 2002 टू 2016. नाउ थर्ड प्लान इज 2017 टू 31. So this is the third plan. The statement is right. Haryana became the first state to release its wildlife action plan. No, this is wrong. It is Maharashtra. And दूसरा, अगर आप हरियाणा की बात करोगे तो हरियाणा में you won't find any big national park as well. ज़्यादा कोई नेशनल पार्क भी नहीं है, ज़्यादा वाइल्ड लाइफ भी नहीं है. बेसिकली इट इज़ अ प्लेन एरिया और यहाँ पे एग्रीकल्चर इज द प्राइम एक्टिविटी. एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज आर द प्राइम एक्टिविटीज. और थर्ड स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा. हरियाणा कैसे वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान रिलीज कर सकता है? वाइल्ड लाइफ तो होनी चाहिए वहाँ पे. तो कंसर्न ही नहीं है ज़्यादा हरियाणा के लिए वाइल्ड लाइफ, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया नहीं है यहाँ पर, और है भी तो थोड़ा है. देख, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका हो गया, उसके अलावा यू वोंट फाइंड एनीथिंग एल्स हियर इन हरियाणा. So basically it is a humanly habitated state. So second statement has to be wrong. Third is landscape approach is being adopted for the conservation of all wildlife as per plan. Obviously this has to be right. Landscape approach ही हम लोग use करते हैं उसके लिए. So second option becomes wrong. Answer become option C. That is 1 and 3 only. Next, with reference to the measurement of the biodiversity, consider the following statement. स्पीशीज इवननेस इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी. देखो, जो स्पीशीज इवननेस है वो ये डिपिक्ट कर रहा है स्पीशीज रिचनेस को, कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज मिलेंगी, वो होती है स्पीशीज रिचनेस. स्पीशीज इवननेस मीन्स कि एक स्पीशीज की कितना प्रोपोर्शन है एक स्पीशीज का किसी एरिया में. रिचनेस का मतलब है कि कितने स्पीशीज मिलती हैं. इवननेस का मतलब है कि वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करती हैं. So both the statements are wrong. Answer becomes option C because वो not correct पूछ रहा है. ध्यान रखना, इन keywords को मार्क करते हुए चलना है. It is asking about not correct. Next, 15th. The Treaty of Salbai signed after the first Anglo-Maratha War was a humiliating treaty for Marathas as they lost the war. देखो, पहली बात तो फर्स्ट मराठा वॉर में the Marathas didn't lost the war. So the answer is wrong. तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगी गलत. The second Anglo-Maratha war ended with death of हैदर अली. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, तो it was not the second Anglo-Maratha war, it didn't ended with death of हैदर अली, it ended with the Treaty of Mangalore. मैंगलोर ट्रीटी के बाद वो एंड हुआ था. टीपू सुल्तान वाज फाइटिंग फ्रॉम द मैसूर साइड. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट. दोनों ही करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में है. बेसिक क्वेश्चन है. इट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता. ये राइट है. सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बनाया गया था? फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते थे. उसके लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, ना कि इंडिया के लिए. द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड केसेस अकॉर्डिंग टू मुस्लिम एंड हिंदू लॉज. दिस इज रॉन्ग. मैंने बताया अभी सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए था, तो हिंदू और मुस्लिम लॉज का तो मतलब ही नहीं बनता. उनके लिए तो जो आपके सर्किट कोर्ट्स वगैरह बनाए गए थे वो हिंदू और मुस्लिम लॉज को फॉलो करते थे. तो कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर्म्ड फॉर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्व एज सुप्रीम. तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, किसी ने करप्शन किया, कुछ किया, तो उसके रिगार्डिंग था ये सुप्रीम कोर्ट. इंडियंस के लिए वी हैव द सर्किट कोर्ट्स या आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह थे. थर्ड वन, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स. दिस इज राइट. हो क्या रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फंक्शनिंग इन इंडिया. वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में फंक्शन कर रही थी. एंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुकी थी. पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनका तो रेवेन्यू बढ़ रहा था, वो तो अमीर होके जा रहे थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिल रहा था. तो इसका दिवालिया निकलने वाला था, जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हेल्प किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, फाइनेंस किया, रिकैपिटलाइज किया और इसका रेगुलेटिंग एक्ट वो लेके आए. तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने से बचाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्राउन ने, और उसके एवज में रेगुलेटिंग एक्ट वो लेके आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे फंक्शन करना है.
तो उसके अंदर प्राइवेट ट्रेड वाज आइडेंटिफाइड एज द मेन रीजन फॉर द लॉसेज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट्स व्हाई प्राइवेट ट्रेड वाज बैंड. So here second statement तो wrong हो ही जाएगा. 1 and 3 are right, so answer becomes option C, that is 1 and 3 only. Now with reference to the revolt of 1857, consider the following statement. Rani Lakshmi Bai held revolt from Jhansi and died on the battlefield in Jhansi itself. अब ये गलत है, वो झांसी से बाहर निकल गई थी और ग्वालियर में फाइट कर रही थी, तब उनकी डेथ हुई थी. तो सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. General Bakat Khan has led the revolt of Bareilly troops and brought them to Delhi. Yes, ये हुआ था. मौलवी अहमदुल्लाह fought a stiff battle against British troops in Madras. अब देखो मद्रास में हम कभी पढ़ते नहीं है इसके बारे में, तो दिस इज रॉन्ग. ये हुआ था फैजाबाद में. मौलवी अहमदुल्लाह वॉज फ्रॉम मद्रास, वो मद्रास से थे, बट उन्होंने जो रिवोल्ट लेड किया था वो फैजाबाद में रिवोल्ट किया था. सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 2 ओनली. अगर आपको थर्ड के बारे में पता है तो आप इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर सकते हो. अगर आपको फर्स्ट के बारे में सिर्फ पता है तो वैसे ही गलत हो जाएगा, मतलब कि आप तीनों को काट सकते हो. तो द आंसर डिपेंडेड टोटली ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट. अगर पहली स्टेटमेंट पता है तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा आपका, और ये इजी भी है, डायरेक्ट है. इसकी कहानी हम सुनते आए हैं रानी झांसी की, तो इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी होना चाहिए. आंसर तो इसी से आ जाएगा आपका. With reference to the nature of moderates, consider the following statement. The ideological inspiration of moderates was Indian history, cultural heritage and Hindu tradition symbols. अब देखो मॉडरेट्स को अगर देखोगे तो सारे के सबके सब मॉडरेट्स दे बिलीव्ड इन ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश के जो तरीके हैं, पेटिशन हो गया, या दे कंसिडर्ड कि ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर इंडिया. So this ideological inspiration was for extremists, not for the moderates. And you also see, अगर देखो इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज वगैरह की हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था. ही स्टार्टेड द गणेश फेस्टिवल इन बॉम्बे और महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक ने किया था. ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट. सो मॉडरेट्स नेवर टुक एनी इनिशिएटिव फॉर, मतलब एक इनिशिएटिव दिखता नहीं है उनका कहीं भी कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशनल सिंबल्स वगैरह के लिए. इट वॉज द आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन फॉर एक्सट्रीमिस्ट, नॉट फॉर द मॉडरेट्स. सेकेंड इज they believed in the movement should be limited to middle class intelligentsia. Yes, this is right, because this thought कि middle class intelligentsia ही समझ सकता है कि क्या करना है. the lower class, they are not capable of understanding what has to be done. Then third is they believed in England's providential mission in India. Obviously वो believe करते ही थे उसमें. So answer becomes option B. और देखो इसको और इसको जब आप रिलेट करोगे तो एक को तो गलत होना ही होगा 1 और 3 में से. तो 1 is a more probable to get wrong and 3 ज़्यादा सही लग रहा है moderates के perspective से. Now next is question number 19. Consider the following statement. चौथ and सरदेशमुखी. देखो ये दोनों जो मराठास थे ये इम्पोज करते थे नॉन मराठा स्टेट्स पे. चौथ का मतलब होता था कि 1/4, चौथ हो गया ना 1/4. तो 1/4 का जो लैंड रेवेन्यू मिलता था दैट वाज टेकन बाय मराठास, वो मराठास लेते थे. सरदेशमुखी वाज 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज जो कि मराठास एज ए हेरिडिटरी राइट क्लेम करते थे ऑन द टेरिटरीज. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इट. नाउ देख लेते हैं. इट इज सेइंग बोथ आर कलेक्टेड आउटसाइड द टेरिटरीज. सरदेशमुखी वाज कलेक्टेड इन द टेरिटरीज दैट वर अंडर मराठास, जहां पे वो अपने हेरिडिटरी राइट्स क्लेम करते थे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाएगा रॉन्ग. चौथ वाज 1/4 टैक्स जो था वो तो आउटसाइड ही था, दैट इज राइट. बट सरदेशमुखी इट वाज नॉट आउटसाइड, इट वाज इनसाइड द टेरिटरीज ऑफ मराठा किंगडम. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड है द मराठा एम्परर अलाउड द मराठा किंगडम टू कलेक्ट चौथ फ्रॉम मुगल प्रोविंसेस ऑफ द डेक्कन. यस, दिस इज राइट. जो शिवाजी थे वो इसी चीज़ के लिए गए थे एंड उसके बाद जो कोरेस्पॉन्डिंग जो पेशवास थे उन्होंने भी इस चीज़ को इन्फोर्स करवाया था. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आंसर बिकम्स ऑप्शन 2. नेक्स्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोल रहा है, ये ध्यान रखना. इट इंक्लूड्स रथ यात्रा, रीएनेक्ट्स जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ब्रदर बालभद्र एंड हिज सिस्टर सुभद्रा.
It attracts thousands of devotees from all over India. The journey starts from very famous holy temple of Shri Govind Ji. The deities are taken to another temple. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में है. फर्स्ट इज अंबुबाची मेला, सेकंड इज कांग चिंगबा मेला, थर्ड वन इज योर शेकरनी फेस्टिवल, एंड लास्टली इट इज कार्ची फेस्टिवल पूजा. So the answer is option B, that is Kang Chingba festival. It is in Manipur and this happens in Imphal. तो इम्फाल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है एंड लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, वी यूजुअली रिलेट देम विद पुरी टेम्पल. पर ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में है, सो बी अवेयर अबाउट दिस थिंग. आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कांग चिंगबा फेस्टिवल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. कंसिडर द फॉलोइंग with respect to the foreign travelers during Vijayanagar Empire. Domingo Pace visited India during the rule of Dev Rai II of the Sangam dynasty and gave a detailed account of the social life of the Vijayanagar Empire. देखो, जो डोमिंगो पेस था, he visited during the tenure of Krishna Dev Rai. So this statement becomes wrong. And Krishna Dev Rai was from this Tuluv dynasty. Next is Abdul Razak visited the court of Krishna Dev Rai and described grandeur of the Vijayanagar Empire. अब अब्दुल रजाक था, वो आया था देव राय के टाइम पे, ना कि कृष्ण देव के टाइम पे. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2. अब इसी के साथ विजयनगर अंपायर का मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूँगा एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल, वो आपके आगे के रेफरेंस के लिए हो जाएगा. Vijayanagar Empire, it was from 1336 to 1682. तो इसमें 4 तरह की अलग डायनेस्टीज थी. फर्स्ट वाज संगमा डायनेस्टी, देन सुलवा, देन तुलुव एंड अराविडू. तो अराविडू के बाद ये डिक्लाइन हो गया था और इनकी कैपिटल का नाम था हम्पी. टाइम पीरियड आप देख सकते हो कि लगभग 150 साल तक पहली संगमा डायनेस्टी थी, देन 20 साल के लिए सुलवा डायनेस्टी आई, फिर 60 साल के लिए रही तुलुप डायनेस्टी और लगभग 100 साल के लिए आपकी रही थी अराविडू डायनेस्टी. इसको डिस्कवर किया था कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने एंड दे वर शेवाइट्स एंड विरूपक्ष रूलर्स एंड दे बिलीव्ड इन लोकल गॉडेस, दैट इज गॉडेस पंपा देवी. दिस किंगडम वॉज बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा द्वाब. नाउ सबसे पहले संगमा का देख लेते हैं. संगमा डायनेस्टी ने इसको एस्टेब्लिश किया था. इट वाज हरिहरा एंड बुक्का जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था. ये ओरिजिनली फ्यूडिटरीज थे काकाटिया रूलर्स ऑफ वारंगल के अंडर. देन से सेंट विद्यारायंगा के अंडर इन्होंने हिंदुज्म को वापस आए और हिंदुज्म के अंदर वापस आए थे. तो इन्होंने हम्पी को अपनी कैपिटल बनाया था, जिसे बोलते थे हस्तिनावती उसे कहते थे. देन उसके बाद हरिहरान बुक्का ने सक्सीड किया था अपने ब्रदर हरिहरा को थ्रोन के लिए. देन कुमार पन्ना आए थे, देन हरिहरा 2 आए थे. तो देवर ये फाइन थे. इंपॉर्टेंट रूलर वॉज देव राय 1 एंड देव राय 2. देव राय 1 वॉज डिफीटेड बाय बहमनी किंग फिरोज शाह और फिर उन्होंने की थी मैरिज अलायंस उसके साथ. देव राय 2 वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर जिन्होंने मुस्लिम्स को भी इंडक्ट किया था अपने रूल में. तो एक कहीं ना कहीं सेक्युलर अप्रोच थी इस किंगडम की. देन इन्होंने 7 सिटाडेल से क्लोज किया था फोर्ट्रेस को, कि 7 दीवारें बनाई थी अपने उसके लिए. अब देखो ट्रेवलर्स जो थे जैसे अफांसी निकितन, अब्दुल रजाक, वो इन्हीं के टाइम पे आए थे. तो ये आपको इस तरह से हेल्प कर देगा. तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, पूरा पेज इस पे आ जाएगा आपका. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. देन यू केम द सुलवा डायनेस्टी. वो 20 साल के लिए रही थे तो उसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है. देन तुलुप डायनेस्टी. तुलुप डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे कृष्णदेव राय. वो इंपॉर्टेंट रूलर थे. बैटल ऑफ दीवानी उनके अंडर हुआ था जिनमें उन्होंने मुस्लिम आर्मीज को डिफीट किया था. देन सुल्तान ऑफ बीजापुर इस्माइल आदिल शाह को उन्होंने डिफीट किया था. देन ओडिशा कैंपेन वॉज सक्सेसफुल और तेलंगाना को उन्होंने कॉन्कर किया था. ही वॉज ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो बहुत बड़े बिल्डर्स थे, यानी उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स बनवाई थी. अल बरूकी वॉज एम्बेसडर इन हिज कोर्ट. देन इटालियन ट्रेवलर पेस केम ड्यूरिंग हिज टाइम.
बारबोसा एंड न्यूज ऑल्सो केम ड्यूरिंग हिज टाइम। तो डोमिंगो पेस थे वो कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। देन उनके 8 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे उनके टाइम पे। तो उनमें से इंपॉर्टेंट वाले थे अलासानी पेदन्ना, जिन्होंने मनुचरितम लिखी थी और हरिकथा सरम लिखी थी। देन पिंगली सुरन्ना था एंड तेनाली रामाकृष्ण थे। उन्होंने अपनी पैटर्नेज तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा यानी चारों लैंग्वेजेस जो थी साउथ में उनको की थी, सिर्फ मलयालम रह गई यहाँ पे। तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा चारों को विजयनगर अंपायर ने पैटर्नेज दी थी। उन्होंने खुद से बुक लिखी थी अमुक्ता मलध्या, जो तेलुगु में थी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन ही शोड इन ट्रेड में इनका इंटरेस्ट था, स्पेस स्टेट क्राफ्ट में इनका इंटरेस्ट था। जो बुक इन्होंने लिखी थी वो ट्रेड और स्टेट क्राफ्ट के बारे में थी। वी आर लूजिंग टाइम, बट थोड़ा सा टाइम देना अच्छा रहेगा इसके लिए। देन उन्होंने विठल स्वामी हजारा रामा स्वामी टेम्पल बिल्ड किए थे। नई सिटी नागलपुरम उन्होंने बनाई थी। तो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का फॉर योर नोट्स। देन उसका सदाशिव राय आए थे, राम राय आए थे। तो राम राय के लिए इंपॉर्टेंट ये कि उन्होंने कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, उससे ये हार गए थे। तो इट वाज नोन एज बैटल ऑफ तलाई कोटा और राक्षस थांगड़ी, उसको तो राक्षस थांगड़ी भी बोलते हैं। तो दिस वाज इट। नाउ श्री रंगा थे, वो लास्ट रूलर थे विजयनगर अंपायर के। तो इतना ही उनके लिए काफी रहेगा। तो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर ओन नोट्स। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ों को, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर 1। नाउ नेक्स्ट का ले सकते हो, सेकंड पेज का, थर्ड पेज का यू कैन टेक, देन यू कैन टेक द फोर्थ पेज। नाउ बैक टू क्वेश्चन, हो गया आई गेस। चलो वापस आते हैं। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट वेरियस टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। पहला है करज। करज का मतलब होता था वन लैंड टैक्स इक्विवेलेंट टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। देन सेकंड इज जकत। जकत होता था मुस्लिम सब्जेक्ट्स के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, उसे बोलते थे जकत। तो इट वाज प्रॉपर्टी टैक्स ऑन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। सो सेकंड तो हो जाएगा रॉन्ग। देन खाम। खाम वाज द पोर्शन ऑफ बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग अ वॉर। तो ये होता था खाम, तो ये हो जाएगा, ये थर्ड वाला भी हो जाएगा आपका गलत। सो आंसर बिकम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 1 ओनली। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जजिया भी, जो कि टैक्स था नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो दिस जजिया टैक्स वाज आल्सो स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रोटम स्पीकर। देखो बेसिक क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्चुअल है, पता होना चाहिए। इट इज नॉट प्रोटम स्पीकर, इट इज प्रेसिडेंट। प्रोटम स्पीकर सिर्फ उसको अरेंज करवाता है, प्रोटम स्पीकर सिर्फ उसको ओवरलुक करता है कि द थिंग्स आर हैपनिंग इन द करेक्ट मैनर, बट उसकी डेट्स कब आएंगी वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। Whenever Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate the office, obviously. Sorry, does बोल रहा है, does vacate the office। देखा ये गलती हो जाती है। तो he does not vacate the office so as to maintain a continuity in the office. So second statement is also wrong. So answer is option D, that is both neither 1 nor 2. Second, question number 24. Consider the following statement. The presiding officer declares the house adjourned sine die when the business in the house session is completed. Obviously, वो उसको adjourn कर देगा sine die कि the session is adjourned sine die। आगे आने वाली information तक हम इसको adjourn करते हैं। The presiding officer issues a notification for prorogation of the session. तो वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, वो प्रेसिडेंट होता है। प्रोरोगेशन का मतलब ये है कि अब सेशन खत्म हो गया, नाउ द एमपीज कैन गो टू देयर होम।
अपनी होम स्टेट, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में जाके, होम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके दे कैन स्टार्ट देयर रेगुलर वर्क्स. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली. करेक्ट ही पूछा है ना उसने, हाँ उसने करेक्ट पूछा है तो वन ओनली हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा. देखो क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है मैनर जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाएंगे यूनियन टेरिटरी से? नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कानून बनाए कि किस तरह से यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव चूज होने हैं लोकसभा के लिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. इट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब. सेकेंड, under the 104th Amendment Act, the President can nominate one member from Anglo-Indian community if the community is not adequately represented in the Lok Sabha. 104th Amendment के बाद क्या हुआ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन था इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया. इनिशियली इट वाज 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, नाउ वो अबॉलिश हो गए हैं. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. विद रेफरेंस टू लिबर्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Liberty is defined as the absence of restraint over the activities of individual. सही स्टेटमेंट है. The ideal of liberty was taken from the French Revolution. ये भी सही है. Negative liberty holds that a person can be free only in society and not outside it. अब ये एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये है कि वो प्रिस्क्राइब करता है एक मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच वन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टिवली, कि वो एरिया जहां पे कोई भी इंडिविजुअल कैसे भी एक्ट करे. पॉजिटिव लिबर्टी डिफाइंस अ मिनिमम एरिया. सो फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा आपका क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी थर्ड के साथ रिलेट करता है कि अ पर्सन कैन बी फ्री ओनली इन अ सोसाइटी एंड नॉट आउटसाइड इट. यानी पॉजिटिव सेंस जो लिबर्टी से मिलता है वो क्या है कि एक सोसाइटी के बाउंड्रीज के अंदर एक इंसान अच्छे से रह सकता है, फ्री रह सकता है. So the third and fourth statements are wrong. Answer becomes option A, that is 1 and 2 only. Next is question number 27. Consider the following pairs. Economic justice directive principles. Okay, it is right. Promotion of international peace fundamental duty. नहीं, वो DPSP के अंदर आता है. Then you have Magna Carta of India preamble. नहीं, ये fundamental rights for the Magna Carta. Then welfare state fundamental rights. This is again wrong because welfare state is DPSP. So the answer should be option A, that is only one pair. Easy question है, nothing much to discuss here. Next is with reference to the motions, consider the following statement. A substantive motion is a self-contained independent proposal made in reference to a subject. So first statement से क्या लेते हो आप? Yes, it is right. Substantive motion का क्या मतलब हुआ कि वो खुद से पूरा अपनी तरफ से परिपूर्ण है. फॉर एग्जाम्पल अगर रिमूवल ऑफ स्पीकर हुआ या इलेक्शन ऑफ स्पीकर हुआ, एड्रेस बाय प्रेसिडेंट हुआ, तो क्या होता है? सब्सटेंटिव मोशन होते हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण है, उनको किसी और की जरूरत नहीं है. सब्स्टिट्यूटिव मोशन सीक्स एडजर्नमेंट फॉर द डिबेट ऑन बिल्स, मोशन और रेजोल्यूशंस. अब यहाँ पे गलत है. सब्स्टिट्यूट मोशन कौन सा होता है कि एक पुराने वाले मोशन को हटा के नया मोशन इंट्रोड्यूस होता है उसकी जगह पे, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन. तो मान लो किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है तो किसी इंडिविजुअल ने या रिप्रेजेंटेटिव ने रेज किया सब्स्टिट्यूट मोशन कि काफ़ी डिस्कशन हो चुका है इस चीज़ पे, लेट्स वोट अपॉन दिस वन, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन. द सेकेंड स्टेटमेंट इट टॉक्स अबाउट द डायलेटरी मोशन. वो डायलेटरी मोशन के बारे में बात करता है, सेकेंड हो जाएगा रॉन्ग. थर्ड वन इज point of order. Point of order relates to interpretation or enforcement of the rules of procedure and conduct of business in the house. अब थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब रेज किया जाता है तब लगता है किसी मेंबर को कि जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, तब बोला जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि ऑर्डर नहीं है हाउस के अंदर, ऑर्डर लेके वापस आया जाए. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following motion, if passed, may affect the stability of the government? तो कौन सा मोशन स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट करेगा? मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेगा ही. मोशन ऑफ सेंसर, देखो मोशन ऑफ सेंसर में क्या होता है? सेंसर मोशन के अंदर ये होता है कि इट इज रेज्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर, कि मिनिस्टर आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, या तो मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकता है कि आप अपना काम सही से नहीं करो, प्लीज सही से करो अपना काम.
आपकी एक्टिविटीज़ के को हम सेंसर करते हैं, तो इट डज नॉट अमाउंट टू हैम्परिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। देन मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब ये कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद जो वोट किया जाता है उसे मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। तो अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास ना हो तो इट कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड इज ऑल्सो राइट। देन प्रिविलेज मोशन के अंदर क्या होता है, प्रिविलेज मोशन सेज कि आप उस मोशन को तब रेज करते हो जबकि क्या कहते हैं, जब कोई भी मिनिस्टर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो अपनी प्रिविलेजेस का मिसयूज कर रहा है, तब ये मोशन रेज किया जाता है। तो दिस ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग, तो ये सेकेंड एंड फोर्थ डज नॉट अमाउंट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3 only. Now question number 30. With reference to the provisions of the Public Account Committee, which of the following statement is or are correct? It was set up under the provisions of Government of India Act 1935. देखो PSC जो एस्टेब्लिश हुई थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1920s में, सो द एक्ट वॉज 1919 rather than 1935, तो it was GOI 1919, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इट इज द लार्जेस्ट कमेटी इन पार्लियामेंट, नहीं, इसमें सिर्फ 22 मेंबर होते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर होते हैं 30 मेंबर, तो एस्टिमेट्स कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी, सो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। सिंस 1967 द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, ये उल्टा है, द चेयरमैन इज फ्रॉम द ओपोजिशन, तो ओपोजिशन से आएगा चेयरमैन, तो थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। इट इज अ कन्वेंशन नॉट अ रूल, ये याद रखना। इट एग्जामिन्स द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबमिटेड बाय द CAG, दिस इज राइट, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को देखता है, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 4 ओनली। बायोफर्टिलाइजर्स आर लिविंग माइक्रोब्स दैट एनहांस प्लांट न्यूट्रिशन बाय, बायोफर्टिलाइजर कैसे एनहांस करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन को? बायोफर्टिलाइजर कौन से होते हैं, जो हम जैसे माइक्रोब्स वगैरह हो गए जो हम डाल देते हैं सॉइल में और वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वगैरह क्रिएट करते हैं प्लांट्स के लिए, तो देख लेते हैं इसका आंसर। मोबिलाइजिंग और इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल, यस, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं माइक्रोब्स, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। सोल्यूबलाइजिंग द इनसोल्युबल पार्ट ऑफ फॉस्फेट्स, यस, दिस इज ऑल्सो राइट, सोल्यूबलाइज करके वो मोबिलाइज कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। थर्ड वन इज प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स विच प्रमोट रूट ग्रोथ, दिस इज ऑल्सो राइट, रूट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज वो कर सकते हैं। देन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल, दिस इज ऑल्सो राइट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, तो वो भी तो बायोफर्टिलाइजर्स हुए हमारे, सो आंसर बिकम ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन कौन सी होती है? देखो, एक होती है हमारे पास डिजिटल मॉड्यूलेशन, दूसरी होती है एनालॉग मॉड्यूलेशन, तो इस वाले ये वाली जो होती है वेव्स फॉर्म में जो मॉड्यूलेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिटिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विद हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स के साथ ट्रांसमिट करता है। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, वेयर एज इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम। देखो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर बोल रहा फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्यों? सॉरी, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड को हम मॉड्यूलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाएगी राइट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हैज बेटर क्वालिटी देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसको आप रिलेट करो अपने रेडियो से, आपके पास FM होता है और आपके पास AM रेडियो होता है, तो आप यूजुअली FM रेडियो पे देखोगे तो बेटर क्वालिटी आपको मिलती है रेदर देन AM रेडियो, और हम FM पे ही फोकस करते हैं। रेड मिर्ची हो गया या रेडियो सिटी हो गया, तो ये कौन से थे? रेडियो मिर्ची या रेडियो सिटी हो गया, तो क्या है? ये FM रेडियो है ना। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हैज बेटर साउंड देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ये हो जाएगी रॉन्ग। आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following statements about somatic cell nuclear transfer is incorrect? इनमें से कौन सी incorrect है? It is a technique in which the nucleus of a somatic cell is transferred to the cytoplasm of the enucleated egg. The statement is right. The technique cannot be used to resurrect the extinct species. ये क्यों नहीं होता? कर सकते हैं हम ये तो ये हो जाएगी wrong.
Using this technique, somatic cell can be reprogrammed to become a zygote. Yes, this is right. सोमेटिक सेल को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं जाइगोट बनने के लिए, जो कि पूरे इंडिविजुअल में ही बन जाएगा उसके बाद. In this technique, not all the donor cells genetic information is transferred. देखो, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो ट्रांसफर नहीं होता. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. That is, incorrect statement is they cannot be used to resurrect the extinct species. They can be used. Now, question number 34. Which of the following species of Agni 5 missile consider the following statement? It is a surface-to-surface indigenously built fire and forget ballistic missile. The first statement is right. ये फायर एंड फॉरगेट है, एक बार छोड़ दी तो फिर ये अपने आप हिट करेगी. जब तक कोई इंटरसेप्शन ना हो तब तक ये अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं होगी. इट इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स अप टू द रेंज ऑफ 8000 किलोमीटर्स. अभी वो हमने अचीव नहीं किया है, 5000 किलोमीटर्स तक अचीव हो गया है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट हैज बीन डेवलप्ड एज ए अंडर इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. दिस इज राइट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3. Next is question number 35. Which of the following statement is correct regarding थियोमारागेटा मैग्निफीरा? देखो, ये जो नया बैक्टीरिया है ये मिला है, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया है और इसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो. तो इट वाज इन रीसेंट न्यूज, इकोलॉजी की रीसेंट न्यूज में ये था. इट इज फाउंड इन द इंडियाज मैंग्रोव स्वैम्प्स. दिस इज रॉन्ग. इट इज फाउंड इन द कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प. तो करंट अफेयर अगर नॉलेज है तो इसको कर सकते हो. It is the first bacteria that can be seen with the naked eye. This statement is right. So answer becomes option B, that is 2 only. Which of the following statement is incorrect with respect to near field communication, NFC? NFC आपके मोबाइल फोन्स में होता है. You might have seen that. मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ है NFC. It is a long range wireless connectivity technology. देखो, लॉन्ग रेंज तो हो ही नहीं सकती जो मोबाइल में यूज हो रही है. It should be a short range. So first is wrong. आंसर तो यहीं से मिल जाता है कि फर्स्ट रॉन्ग है, पर बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं एक बार. NBFC enabled devices to communicate with each other and transfer information quickly and easily with a single touch, right? और देखो, नाम भी बोल रहा है नियर फील्ड, तो उसी से लग जाएगा अंदाजा. नियर फील्ड की बात हो तो लॉन्ग रेंज कैसे हो सकता है? NBFC transfers data through electromagnetic radio fields to enable communication between two devices, right? Nokia first released the NFC enabled phone. So answer here is option A, because that statement is wrong. Logical है, आंसर तो वैसे ही आ जाएगा. बाकी 3 स्टेटमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे NFC के बारे में. Consider the following statements. नारो हिल प्रदेश मध्य प्रदेश में है. सेकेंड वन इज योर सिलाचरी केव्स. थर्ड वन इज योर मंदसुरु केव्स इन ओडिशा. सो इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? तीनों ही राइट हैं. द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 and 3. नारू हिल्स दे आर इन सतना डिस्ट्रिक्ट. ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है. देन सिलाचरी केव्स इन त्रिपुरा एंड मंडासुरु आर इन ओडिशा. उसे हम साइलेंट वैली ऑफ ओडिशा भी बोलते हैं. साइलेंट वैली ऑफ ओडिशा भी से बोला जाता. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 38. The Hermann doctrine, Helsinki rules and Berlin rules relate with which of the following? अब देखो, ये न्यूज़ में है, मतलब इस बार ये न्यूज़ में थे थोड़े बहुत. तो ये रूल्स रिलेट करते हैं वाटर शेयरिंग प्रिंसिपल के साथ. तो बेसिकली यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे. तो न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन हो सकता है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. और अब तक नहीं पता था तो ये आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है क्वेश्चन. तो अगर ये क्वेश्चन गलत भी हो तो इसको मान लो, कोई बात नहीं, चलता है. कुछ क्वेश्चन तो देखो बच्चे रॉन्ग होंगे ही होंगे, बिकॉज नॉट ऑल द क्वेश्चंस कैन बी राइट. योर टारगेट इज कि 35 से ऊपर क्वेश्चन एटलीस्ट आपके ठीक हो आउट ऑफ 50. 100 की अगर आप बात करें तो 70 क्वेश्चन एटलीस्ट ठीक हो जाए हमारे किसी भी तरह. तो हमें वो टारगेट करना है. 70 से 75 क्वेश्चन अगर हम ठीक कर सकते हैं तो कंफर्टेबली हमारा स्कोर वहाँ आएगा. देन नेक्स्ट इज मावलू केव्स इन इंडियाज फर्स्ट जोग्राफिकल साइट which has been listed as the first 100 IUGS geographical sites in India. It is found in which state? देखो, ये थोड़ा सा एक कॉमन नेम है जो कि मेघालय के साथ रिलेट करता है.
तो मावलुह केव्स आर इन मेघालय. आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 40. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इट इज इन उत्तर प्रदेश. देखो दुर्गावती जो है रिलेट कर सकता है उत्तर प्रदेश के साथ भी और मध्य प्रदेश के साथ भी. अब जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ इस तरह से सॉल्व करके, किसी का नहीं पता तो मैं देखता हूँ इसके अलावा कौन सा प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है अगर ठीक होता तो. दुर्गावती यूजुअली नाम या तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है. देन सेकंड इज कदवुर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी. अब या तो तमिलनाडु में हो सकता है, केरला में हो सकता है, क्योंकि जो लॉरिस है वो हमें सिलेंडर लॉरिस जो है वो दो ही जगह मिल सकता है, वेस्टर्न घाट्स में नीचे की तरफ मिलता है. देन योर थर्ड वन इज सरिस्का टाइगर रिजर्व. ये तो करेक्ट है ही है, तो थर्ड इज डेफिनेट. और इन दोनों में मेरे पास थोड़ा सा एक वो है कि पता नहीं इनमें से कौन सा होगा. तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन हमारे साथ रिलेट कर रहा है. तो 1 और 2 तो हट ही जाएगा. अब बच गए ऑप्शन 3 एंड 2. तो अगर फर्स्ट राइट है तो सेकंड अपने आप राइट हो जाएगा, और अगर सेकंड राइट तो फिर भी मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि फर्स्ट में से होगा या नहीं होगा. तो देखो जो दुर्गावती है वो एमपी के अंदर है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, तो ये तो हट जाएगा. देन कडवूर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी ये तमिलनाडु के अंदर ही है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. इस क्वेश्चन से व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट अगर देखो कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा ये देख लो कि ये सेंचुरी कहाँ हो सकती है इसके अलावा. जैसे कदवूर है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है केरला, दुर्गावती के लिए एक ही ऑप्शन बचता है मध्य प्रदेश, या हो सकता है मैक्सिमम करोगे तो बिहार भी इसके अंदर आ जाएगा. तो थोड़ा सा आपको ये एनालाइज करना है और फिर आपको रिस्क ले लेना है इन क्वेश्चंस के अंदर. आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 और 3 ओनली. और अगर आंसर गलत भी हो जाता तो कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज यहाँ से बढ़ रही है, तो अगली बार ये क्वेश्चन है तो गलत ना हो. और अब ये जो 3 सेंचुरीज के नाम आ गए आपके सामने, इंडिया का मैप लो, इन तीनों को मार्क कर लो कि ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, कडवूर कहाँ पर है और सरिस्का कहाँ पर है. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना completed near 8 years of providing social security net in 2022. Consider the following statements with respect to प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. It is a 1-year accidental cum death insurance scheme renewable from year to year offering coverage for death and disability due to accident. नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है, राइट है. हर साल इसको वो करवाना पड़ता है, दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ ₹5 लाख फॉर अ प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज़ पर ईयर. तो ये 5 लाख नहीं है, 2 ईयर का देता है. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. नॉट करेक्ट का देखो ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये सिली मिस्टेक्स होंगे अगर यहाँ गलती करोगे तो. विद रेफरेंस टू पीएम गति शक्ति कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग रिलेटेड मिनिस्ट्रीज टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. स्टेटमेंट इज राइट, पीएम गति यही है. अंडर द स्कीम डायनेमिक मैपिंग ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद रियल टाइम अपडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय अ मैप. ये भी राइट है, ये भी सही स्टेटमेंट है. थर्ड, एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज विच अप्रूव्स एनी चेंजेस इन द मास्टर प्लान has been reconstituted under the chairmanship of Special Secretary of Ministry of Commerce and Industry. अब ये गलत है, ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर. सो लॉजिस्टिक का नहीं है यहाँ पर, कैबिनेट सेक्रेटरी है. तो थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. आंसर देख लेते हैं. अगर थर्ड को रॉन्ग करेंगे तो ऑप्शन बी एंड डी हट जाएंगे. आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 2 ओनली. और वैसे भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वेरी जर्नलिस्टिक, डायरेक्टली इसके नाम से ही आप पता लगा सकते हो. मतलब कि अगर आपको थोड़ा आइडिया कि पीएम गति शक्ति क्या है तो आंसर आ सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 सेज द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन was in news recently. It is under Baltic Sea. In this context, consider which of the following statement border Baltic Sea. So ये मैपिंग का क्वेश्चन है आपका. तो मैप के थ्रू एटलस यू शुड नो, मतलब कि देखना होगा आपको मेजर सीज, मेजर ओशंस कहाँ कहाँ पर हैं. तो बाल्टिक सी के अराउंड है आपका लाटविया, देन सेकंड इज पोलैंड एंड लास्ट वन इज स्वीडन. बेलारस एंड नॉर्वे आर नॉट नियर द बाल्टिक सी. बाल्टिक सी को ये नहीं कवर करते. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 5. And this Nord Stream pipeline, it is the largest super subsea pipeline जो कि गैस ट्रांसफर करता है रशिया टू द यूरोप. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44.
With reference to coal, consider the following statement. 100% FDI is allowed in coal mining under the automatic route. देखो इट्स लॉजिकल, कोल माइनिंग हमें इंप्रूव करनी है, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, नई चीज़ें चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए, तो 100% FDI इज अलाउड. झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिसोर्स इन इंडिया फॉलोड बाय ओडिशा. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. सबसे ज़्यादा झारखंड में है, देन उड़ीसा के अंदर हो जाएगा आपका, देन आ जाएगा वेस्ट छत्तीसगढ़ के अंदर और फिर आ जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर. तो इट इज़ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. The United States is the top coal producing country followed by China and India. No, China is the top coal producing country. उसके बाद इंडिया आता है, फिर यूएस आता है. तो थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. सो थर्ड को रॉन्ग करते ही आंसर वैसे ही आपका आ जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 45. द आर्टेमिस अकॉर्ड रिसेंटली इन न्यूज रिलेट विद. अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछ लिया. तो क्वेश्चन इज रिलेटेड विद स्पेस एक्सप्लोरेशन. स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने बार बार बोला है, जो रिसेंट न्यूज़ है उनका एक लिस्ट बना लो अपना. द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन अ शेप ऑफ अ ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज साइड्स ऑफ 1 मिलियन किलोमीटर अलॉन्ग विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट्स. तो कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है? देखो वॉयज 2 को तो हम जानते हैं, वॉयज 2 इज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एक्सप्लोरेशन. ये एक सिंगल चीज़ गई थी, तो ये तो हट जाएगा. देन यू हैव न्यू होराइजन्स. न्यू होराइजन हो सकता है, लीजा पाथ फाइंडर भी हो सकता है और इवोल्व लीजा भी हो सकता है. सो आंसर है इज ऑप्शन डी, इवोल्व लीजा है इसका आंसर. एंड इट वाज अ प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन एज वेल, पहले ही पूछा यूपीएससी ने. और देखो यहाँ पे लीजा पाथ फाइंडर है, इवोल्व लीजा है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में आपसे वो कंफ्यूज करना चाह रहा है, या वो दे रहा है इंडिकेशन कि इन दोनों में से एक होना चाहिए आंसर. तो ये क्लोज रिलेटेड ऑप्शन है, तो इसमें से कोई एक आपको चूज करना है. तो ना पता होते हुए 50-50 पे तो आप आ ही सकते हो, तो चांसेस है इसको ठीक कर सकते हो. तो आंसर इज ऑप्शन डी और इसको अटेम्प्ट करना चाहिए. लीजा एंड लीजा को आप चेक कर लेते अगर ये क्वेश्चन नहीं पता था तो. नेक्स्ट इज इन इंडिया पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ. तो दिस इज योर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द केस ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ये की इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज सारी चीज़ें अब इस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है. आपकी बैंकिंग हो गया, या आपका कम्युनिकेशन हो गया, या आपके न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करती हैं. 48. Wellesley established the Fort William College at Calcutta because he was asked by board of director at London to do so. बहुत ही नाइव सा ऑप्शन है तो गलत होगा. He wanted to revive the interest in the Oriental learning in India. Can't say. He wanted to provide William Carey and his associate with the employment. Obviously, this is absurd. ये तो wrong ही हो जाएगा. He wanted to train British civilians for administration purpose in India. ये उसका मेन कंसर्न था. अगर वेलेस्ली की आप बात करोगे, ही केम इन 1798 to 1803, तो उस टाइम पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव बन ही रहा था. यू नो अबाउट कॉर्नवालिस कोड जो 1793 में आया था. तो एक तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो रहा था. तो ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करने के लिए कैसे इंडिया को एडमिनिस्टर करना है, उसके लिए वेलेस्ली ने बनाया था ये कॉलेज. तो 48 द आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज in the context of recent advances in the human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for fertilization of egg in vitro by the donor sperm, genetic modification of the sperm producing cell. वो pro-nuclear transfer की बात कर रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा. Development of stem cell into functional embryos, ये भी गलत है. Prevention of mitochondrial disease in the offspring, this is right. देखो pro-nuclear का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियर के अलग हो या न्यूक्लियस से पहले आया हो. तो प्रो न्यूक्लियर इट रिलेट्स विद माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए. ये माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ रिलेट करता. तो आंसर इज ऑप्शन डी. बेसिक साइंस का मतलब ये करंट अफेयर का टॉपिक है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर. यूपीएससी हैज आस्क्ड मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा है, मेंस में प्री के अंदर भी. तो इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. A parliamentary system of government is run in which? Easy question है. The answer is direct. All political parties, ये गलत हो जाएगा. The government is elected by the people. ये डेमोक्रेसी होती है, ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट कैन रिमूव इट.
तो होता है ना लोकसभा के अंदर, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, टू द पार्लियामेंट, स्पेशली टू द लोकसभा। अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। नाउ आते हैं सी सेट के ऊपर। अब देखो सी सेट में वही अपनी टेक्निक हमें यूज करनी है कि हमें सबसे पहले इसको समराइज करना है। तो बेशक स्लो पढ़ो, आराम से पढ़ो, पर क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि आपका आंसर, आपको उसकी क्लैरिटी रहे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल इज वॉलेटाइल, तो उसने बोला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल होती है। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मोर वॉलेटाइल बिकॉज द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर। तो उसने बता दिया कि प्राइवेट जो FPI है वो और ज़्यादा वॉलेटाइल है। Therefore, the responsibility of providing employment cannot be left to the FDI. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एम्प्लॉयमेंट की है वो FDI पे तो नहीं हो सकती। द करंट FDI फ्लोज आर वॉलेटाइल, जो करंट FDI फ्लो है वॉलेटाइल। तो यहाँ पे उसने बता दिया थ्योरेटिकल पार्ट कि थ्योरी में FDI के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये इसने यहाँ पे बोला है। सेकेंड, the current FDI flows are volatile over time and across sectors and regions, which is necessary consequence of their search for the highest return. अब जो करंट FDI फ्लोज हैं वो क्या करते हैं, वो उन सेक्टर्स को देखते हैं जहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न मिल पाए। तो उनका जो फोकस है किस पे है, हाईएस्ट रिटर्न्स के ऊपर है। तो उनका फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है ही नहीं। The adverse consequences of unstable unemployment and an accentuation of income and regional inequalities. एडवर्स इम्पैक्ट क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी। किसकी वजह से, जो FDIs आती हैं, जो इधर उधर से FDI आती हैं फिर भाग जाती हैं। अ प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन FDI इज, तो अब यहाँ पे बता रहा है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इसने क्या बताया, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ FDI, यहाँ बता रहा है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। तो ये बोल रहा है टेक्नोलॉजी एंड इट्स सब्सिक्वेंट डिफ्यूजन होता है। तो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजमेंट हो सकता है FDI के थ्रू। However, the technology diffusion is not at all certain because the existing state of physical and human capital in India may prove inadequate for the diffusion. अब यहाँ पे इसने एक कॉशनरी नोट भी दे दिया कि पॉजिटिव तो है FDI का, पर पॉजिटिव की भी अपनी बाउंडेशन है। अगर आपने ह्यूमन कैपिटल को नहीं डेवलप किया तो आपका FDI किसी काम का नहीं होगा। तो मीनिंग समझ आ गया। पहले उसने इनिशियल पार्ट में इसकी थ्योरी बताई कि FDI के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वॉलेटाइल है। सेकेंड उसने बताया कि FDI के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। थर्ड में उसने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज बताया और लास्ट में बताया कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज में हमें क्या कॉशनरी नोट रखना चाहिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Relying on the foreign investment in long run is not an economically sound policy. हाँ सही बात है, लॉन्ग रन में आप नहीं कर सकते। कैसे पता चलता है हमें, इन चीज़ों से पता चलता है। इस वाले पार्ट से हमें पता चलता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं ठीक मान लेता हूँ। पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो उसने कहीं बोला नहीं कि फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वॉलेटिलिटी को हमें रिड्यूस करना है। क्यों, क्योंकि उसने उसका रीज़न भी दिया कि उसके अंदर खुद से ये प्रॉब्लम है, इनहेरेंट प्रॉब्लम है, क्यों रिटर्न्स के लिए भागता है। तो आप ऐसी पॉलिसीज नहीं ला सकते और वो बात भी नहीं कर रहा है पॉलिसीज की। तो ये स्टेटमेंट ऐसे तो रॉन्ग है, अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको गोला लगा दो कि मुझे नहीं पता सही है गलत है। पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब ये भी देखो उसने कहीं बोला तो नहीं कि डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेना है या नहीं लेना। तो मुझे ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही है। मैं आई डोंट थिंक ये कहीं बात कर रहा है इस चीज़ के लिए। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बोल रहा, तो इस स्टेटमेंट को मैं उस एंगल से कह सकता हूँ कि सही हो सकती है, पर डायरेक्टली या अजम्पशन मुझे अभी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है कहीं से भी, तो मैं इसको गोला लगा दूंगा कि मैं इसको सही नहीं मानता। फोर्थ स्टेटमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो ये उसने कहीं नहीं बोला। उसने FDI के बारे में बताया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो FDI के ऊपर उसका फोकस है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे उसने फोकस किया ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगी। देन लास्ट इज सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ शुड बी अंडरटेकन। देखो फिफ्थ स्टेटमेंट को अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेट करती है आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट के साथ, तो इसको मैं ठीक मान सकता हूँ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे फिफ्थ नहीं है उसको काटो पहले। 1 और 5 यहाँ आ रहे हैं, तो दिस शुड बी द आंसर। अब देखो हम किस में कंफ्यूज है, 2 और 4 में और 1 और 3 में। तो 2 और 4 जो है वो तो डायरेक्टली बोल ही नहीं रहा, 1 को तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी आप कह सकते हो कि हाँ भाई
इसको मान लेते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्टली बता भी नहीं रहा फिर भी इसको मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन इसको कह रहा है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3 and 5. Second, two statements S1 and S2 are given below with regard to the four members P, Q, R, S followed by a question. R is greater than P as well as Q. ठीक है, कह सकते हैं, मतलब सॉरी ये बोल ही रहा है कि R P से भी बड़ा है और R Q से भी बड़ा है. S is not the largest one, यानी S अगर लार्जेस्ट वन नहीं है तो S भी छोटा रहेगा. तो अगर हम इसमें देखें तो R ही सबसे बड़ा हो जाएगा. तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अमंग द फोर पी क्यू आर एस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन. S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. नहीं, S1 से हमें सिर्फ पता चलता है कि R P और Q से बड़ा है, S के बारे में कोई रिलेशन नहीं मिलता. S अलोन इज सफिशिएंट, इसमें सिर्फ S के बारे में पता चलता है, तो P और Q और P R Q का स्टेटस नहीं पता चलता, दोनों रॉन्ग हो जाएंगी. S and Q together sufficient to answer the question, but neither S nor S2 alone can sufficient to answer the question. तो दोनों मिलकर ही इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर ही इसका आंसर निकाल सकते हो. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अब हमें बताना है कितने जीरोस होंगे. देखो कभी भी अगर जीरो आपको आइडेंटिफाई करने हो किसी मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कितने नंबर ऑफ 2 हैं, कितने नंबर ऑफ 5 हैं. बिकॉज 2 into 5 becomes 10, तो यानी एक जीरो आपको यहाँ से मिल जाता है. तो जितने ये होंगे उतने ही जीरो आपकी होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे किसमें, फैक्टर्स में. जैसे 1 into 5 हो गया, देन 10 को डिवाइड करेंगे हम इंटू 2 into 5 के अंदर, 15 को करेंगे 3 into 5 के अंदर, 20 को करेंगे 2 raised to power 2 यानी 4 into 5 में. तो 2 को 2 की टर्म्स में ले आएंगे. देन 5 into 5 हो जाएगा 25 के लिए, 30 के लिए हो जाएगा 2 into 3 into 5, ठीक है. देन यू हैव 35 के लिए हो जाएगा 7 into 5, 40 के लिए हो जाएगा 8 into 5 यानी 2 raised to power 3 into 5. देन 45 के लिए हो जाएगा 3 raised to power 2 into 5, 9 into 5 होता है ना 45. 50 के लिए हो जाएगा 2 into 5 into 5. देन यू हैव 55 के लिए 11 into 5 एंड 60 के लिए क्या हो जाएगा, 60 के लिए आपका आ जाएगा 2 into 2 into 3 into 5 यानी 12 into 5. तो अब काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं. तो 5 को पहले काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. तो नंबर ऑफ 5 तो हो गए मेरे पास 14. अब नंबर ऑफ 2 भी काउंट कर लेते हैं. नंबर ऑफ 2s कितने हैं, तो 1 ये हो गए, 2 और 2 मतलब कि 2 raised to power 2 था, 3 2 हो गए, 4 4 और 3 7, देन 8 ये भी 2 है, 9 और 10. तो नंबर ऑफ 2 मेरे पास हो गए 10. तो हमारे पास कितने पेयर बने 2 into 5 के, 10 पेयर्स बने. तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 10 जीरोज आ जाएंगे. आप बेशक इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इट विल बी कमिंग एज 10 zeros. So answer becomes option A, 1 only, 10 only. अभी बोल रहा है how many 5 digit prime numbers can be obtained by using the digits 1 2 3 4 and 5 without repetition of the digit. तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए. प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ 1 से और खुद डिविजिबल है, खुद के नंबर से. जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 2 भी आपका प्राइम नंबर है. देन यू हैव 5 7 11 13 19 या यू कैन से 21 तो नहीं होगा, 23 आपका हो जाएगा, 27 29 आपका हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा. तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं कि इनके कोई फैक्टर्स होते ही नहीं 1 के और सेल्फ के अलावा. तो अब देखो 1 2 3 4 5, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए. तो अगर ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो हमें देखना क्या होगा कि डिविजिबिलिटी कैसे इसकी हट सकती है. तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो लास्ट नंबर पे 2 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नंबर होंगे तो इनकी डिविजिबिलिटी होती है. तो लास्ट में या तो 1 आ सकता है या 3 आ सकता है. दूसरी चीज़, अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी देखें तो 3 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि आप जब इन इंडिविजुअल डिजिट्स को प्लस करोगे तो अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो उसका वो 3 से डिवाइड हो जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 27 की बात करूँ तो 2 + 7 अगर आप करोगे तो 9 आता है, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 27 भी 3 से डिविजिबल है। इस तरह से अगर आप देखो 2 7 8 9 5 4 3 2 1, अगर मुझे ये पता लगाना कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअल डिजिट्स को प्लस कर दूंगा। 2 + 7 इज 9, 9 + 8 इज 17, 17 + 9 इज 26, 26 + 4 इज 26 + 5 is 31, 31 + 35, 35 और 3 38, 38 और 2 40, 40 is 41, 41 is not divisible by 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो इसको। अब इनको प्लस कर लेते हैं क्योंकि ये पांचों डिजिट यहीं पे आएंगे ना, कोई भी नंबर आप बना लो। तो 1 2 3 4 and 5, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, तो 15 will be divisible by 3। तो आप किसी भी सीक्वेंस में लिख लो 2 3 1 4 1 5, 2 3 4 5 1, 2 4 1 3 5, सारे नंबर जितने भी नंबर बनेंगे इन पांचों डिजिट से वो सारे के सारे डिविजिबल हैं 3 से। कितने भी नंबर आप बनाओ, किसी भी सीक्वेंस में बनाओ, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाओ, जितने भी नंबर आप बनाओगे डिजिट्स को रीअरेंज करके वो सारे के सारे 3 से डिविजिबल होंगे। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, बिकॉज any number formed by 1 2 3 4 and 5 digits will not be a prime number। ठीक है, चलें अब आगे। अब क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सच। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेयर, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर से फॉलो होते हैं, जैसे 5 और 1 एक नंबर हो गया, ऑड है 5 इज ऑड, 1 इज ऑड, तो 1। Then you have 7 and 3, 2, 3 and 9, 3, then 5 7 4, 3 1 5, 1 5 6, then you have 5 2 3 8, ठीक है, 2 2 2 6 हो गए ना हमारे पास, तो आपके पास 6 हो जाएगा फिर आंसर। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 6। सो विद दिस बच्चे वी कंक्लूड आवर डिस्कशन। तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल थ्रू दिस लिंक एंड यू विल गेट मोस्ट ऑफ द अपडेट्स जो आ रही हैं कलाम IAS की तरफ से रिगार्डिंग UPSC, रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, किस तरह से हम बच्चों से एंगेज कर रहे हैं। यू वांट टू डिस्कस विद द मेंटर्स, तो यू कैन डायरेक्टली कम टू द सेंटर, मेंटर से आप बात कर सकते हो एंड इस QR कोड के थ्रू यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो विद दिस आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।